जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ये कहे कि इंसान कहलाने के लिए 6 फीट लंबा होना जरूरी है। सुनने में कितना अजीब और बेतुका लगता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली परिभाषा की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी परिभाषा जो भारत की सबसे पुरानी, जी हां, हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रही है। चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। एक तरफ एक ऐसी परिभाषा है जिसे कोई भी नहीं मानेगा, ये तो मजाक लगेगा, और दूसरी तरफ एक नई परिभाषा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्वीकार कर लिया है। ये कहती है कि किसी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब वो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हो। अगर 99 मीटर भी है तो वो अरावली नहीं है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक छोटा सा नियम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या का दरवाजा खोलता है। और समस्या कितनी बड़ी है वो ये आंकड़ा बताता है। इस नई परिभाषा की वजह से अरावली की 91.3% पहाड़ियां अपना संरक्षित दर्जा, अपना प्रोटेक्शन खो सकती हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि 1281 में से सिर्फ 148 पहाड़ियां ही इस 100 मीटर के नियम को पूरा करती हैं। मतलब साफ है, 1133 पहाड़ियों पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ये 90% से ज्यादा पहाड़ियां काट दी गईं तो क्या होगा। ये सिर्फ कुछ पहाड़ों का गायब होना नहीं होगा, ये एक के बाद एक गिरने वाले 4 डोमिनोज की तरह एक भयानक पारिस्थितिक आपदा की शुरुआत होगी। आइए इन डोमिनोज को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला डोमिनो है मरुस्थलीकरण, यानी रेगिस्तान का फैलना। अरावली पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करती है। ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैलने से रोकती है। ये गर्म रेतीली हवाओं को रोककर इन इलाकों की उपजाऊ जमीन की रक्षा करती है। अब जरा सोचिए, अगर ये दीवार ही गिर गई तो थार का रेगिस्तान धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ने लगेगा। दूसरा डोमिनो वन्य जीवों से जुड़ा है। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, यह रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक बेहद जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। ये जानवरों के लिए एक हाईवे की तरह है, जिससे वो नए इलाकों और नए साथियों की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल तक का सफर तय करते हैं। लेकिन जब ये हाईवे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट जाएगा तो जानवर अपने ही जंगल में कैद होकर रह जाएंगे। और इसका नतीजा क्या होगा? उन्हें मजबूरी में अपने ही करीबी रिश्तेदारों के साथ प्रजनन करना पड़ेगा। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग किसी भी प्रजाति के लिए एक जेनेटिक डेड एंड की तरह है। इससे जो पीढ़ियां पैदा होती हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि एक छोटी सी बीमारी भी पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता यानी प्रजनन फेल होने लगता है और आखिर में वो वॉकिंग डेड बन जाते हैं। मतलब जानवर जिंदा तो दिखते हैं लेकिन जेनेटिक लेवल पर वो विलुप्त हो चुके होते हैं। तीसरा डोमिनो है पानी। अरावली की जो प्राकृतिक जमीन है वो एक स्पंज की तरह है। ये बारिश के पानी को सोखती है और धीरे धीरे उसे जमीन के नीचे भेजकर हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। लेकिन जब इन पहाड़ों को काट के कंक्रीट के शहर बना दिए जाएंगे तो जमीन एक ढाल बन जाएगी, वाटरप्रूफ। पानी जमीन में जाने के बजाय सड़कों पर बहेगा। नतीजा, एक ही समय में बाढ़ और सूखे दोनों का संकट पैदा होगा। और चौथा और आखिरी डोमिनो है प्रदूषण। अरावली के जंगल दिल्ली एनसीआर की हवा के लिए एक नेचुरल एयर फिल्टर हैं। ये एक गीले कपड़े की तरह है। जैसे गीला कपड़ा धूल को पकड़ लेता है, वैसे ही ये पेड़ पौधे हवा से प्रदूषण के कणों को अपनी पत्तियों पर चिपका लेते हैं और हवा को साफ करते हैं। तो अगर ये नेचुरल फिल्टर हटा दिया गया तो 2 बड़े खतरे होंगे। एक तो हवा को साफ करने की एक कुदरती क्षमता ही खत्म हो जाएगी, और दूसरा राजस्थान से आने वाले रेत के तूफानों को रोकने वाली ये दीवार भी टूट जाएगी। मतलब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे। ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे करीब 40 साल पुराने संघर्ष की कहानी है, जिसे हम पत्थर की होड़ या स्टोन रश भी कह सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1980s के दशक में, जब रियल एस्टेट बूम हुआ तो पत्थरों की मांग बढ़ी और अवैध खनन शुरू हो गया। 1992 में सरकार ने इसे एक सेंसिटिव जोन तो घोषित कर दिया, लेकिन अवैध खनन रुका नहीं। एमसी मेहता जैसे पर्यावरणविदों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दखल दिया, यहां तक कि 2009 में हरियाणा में पूरी तरह बैन भी लगा दिया। लेकिन असली लड़ाई परिभाषा पर आकर अटक गई। और यहीं पर यह 100 मीटर का नियम एक टेक्निकल ट्रैप, एक जाल की तरह सामने आता है। असली दिक्कत सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई में नहीं है, बल्कि इस बात में है
कि ये ऊंचाई नापी कहां से जाएगी। इस परिभाषा में इस वाक्यांश पर गौर कीजिए, आसपास की जमीन। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना, लेकिन सारा खेल इसी में छुपा हुआ है। देखिए, दुनिया भर में ऊंचाई मापने का एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड है, मीन सी लेवल या MSL। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आसपास की जमीन, ये तो बहुत ही गोलमोल शब्द है। पहाड़ के ठीक नीचे की जमीन या 1 किलोमीटर दूर की सड़क, इसकी कोई पक्की परिभाषा नहीं है और यहीं से हेर फेर का रास्ता खुल जाता है। देखिए ये कितना आसान हो जाता है। मान लीजिए एक पहाड़ी 103 मीटर ऊंची है तो वो प्रोटेक्टेड है, उस पे माइनिंग नहीं हो सकती। अब कोई बिल्डर रातों रात कुछ ट्रक मलबा लाकर पहाड़ी के चारों ओर डाल देता है। मलबे की ऊंचाई है 5 मीटर। अब कागजों पर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी रह गई? सिर्फ 98 मीटर। बस वो 100 मीटर के नियम से नीचे आ गई, अपना प्रोटेक्शन खो दिया और अगले ही दिन वहां खनन शुरू हो सकता है। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक समाधान भी पेश किया है, एक अस्थायी बैन और एक नई योजना। लेकिन क्या ये काफी है? पर्यावरणविदों को डर है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM तैयार नहीं हो जाता, तब तक नए माइनिंग लीज नहीं दिए जाएंगे। इस प्लान का मकसद है अरावली को ऐसे जोन में बांटना जहां माइनिंग हो सकती है और ऐसे जोन में जहां बिल्कुल नहीं हो सकती। अब ये योजना सुनने में तो अच्छी लगती है, तो फिर चिंता की क्या बात है? चिंता इसलिए है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है और उसका नतीजा अच्छा नहीं रहा। झारखंड के सारंडा जंगल का मामला देखिए, वहां भी बिल्कुल ऐसी ही एक योजना बनी थी जिसमें 80% जंगल को नो माइनिंग जोन बनाया गया था। लेकिन बाद में सरकारी दबाव और लोहे के लालच में उन्हीं प्रोटेक्टेड जोन्स को माइनिंग के लिए खोल दिया गया। अरावली के लिए भी यही डर बना हुआ है। और हमें एक बात याद रखनी होगी कि अरावली के मामले में अगर नुकसान हुआ तो वो हमेशा के लिए होगा। यहां से यूटर्न लेने का कोई रास्ता नहीं है। ये कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये 2.5 अरब साल पुरानी है। ये तब से खड़ी है जब पृथ्वी पर जीवन की सिर्फ शुरुआत हो रही थी। ये हमारे हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। एक इमारत अगर टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ये पहाड़ एक बार काट दिए गए तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी टेक्नोलॉजी उन्हें वापस नहीं ला सकती। ये नुकसान परमानेंट होगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब प्रकृति की विरासत स्थायी है लेकिन उसे खोने का मतलब भी स्थायी नुकसान है, तो फिर असल में प्रगति की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।